नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल समाजशास्त्र विद मनीष के साथ। डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे डेटा कलेक्शन के विधियों पर, यानी तथ्य संकलन के विधियों पर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले यहाँ पर कुछ ये आप लोगों को विशेष तौर पर बता दूँ। एक शब्द यूज हुआ है तथ्य। तथ्य को इंग्लिश में कहते हैं डेटा, और उसी के लिए दत्त संकलन शब्द प्रयोग हुआ है। दत्त का मतलब भी डेटा है। तो ये दोनों चीज़ें समान हैं, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा। एक तो ये बात है। अब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि ये तथ्य संकलन की विधियां हैं। आखिर हम तथ्य संकलन की विधियों को पढ़ते क्यों हैं? लेकिन उसके पहले मैं अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। मेरे कोर्सेज पेड ग्रुप अवेलेबल हैं, पेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पीजीटी, टीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आईएएस पीसीएस के लिए जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर बातचीत कर सकते हैं, या वो हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। बेसिकली हम लोग डेटा कलेक्शन है इसको क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन की जो मेथड है ये सिर्फ एक सोशियोलॉजी में नहीं बल्कि सभी विषयों के लिए ज़रूरी है। सभी विषयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई सरकार या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई रिसर्च बॉडी अनुसंधान करती है तो उसके लिए डेटा का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कोविड के टाइम में कोविड कंट्रोल का पूरा खेल ही डेटा कलेक्शन पर बेस्ड था कि किस राज्य में, किस वर्ग में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मामले हैं, कौन सा एज ग्रुप का व्यक्ति सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, महिला, पुरुष, 10-15 साल के लोग, बच्चे, युवा, 60 साल के वृद्ध। तो आखिरी में क्या पाया गया कि 60 साल के उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, उनकी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें पाई गई। लेकिन हम जब समाजशास्त्र में जो है डेटा कलेक्शन को पढ़ते हैं, और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि जो है डेटास के माध्यम से देखा कि जो घरेलू हिंसा की घटनाएं हैं, घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ है कि जो है कि एक तो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, चूँकि लोगों का काम छिन गया है। मेल भी घर में रह रहे हैं और फीमेल भी घर में रह रही हैं, और हमारा समाज कैसा है? मेल ऑर्डर्ड है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। तो ऐसे में इसके चलते, फ्रस्ट्रेशन के चलते कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं कोविड के काल के दौरान बढ़ी। अब मान लो ये मैं एक निष्कर्ष बता रहा हूँ। जब कोई शोधार्थी, जैसे मान लो आज की डेट में इस मार्च 2021 में अगर कोई शोधार्थी, समाजशास्त्री ये देखना चाहे कि आफ्टर कोविड सामाजिक समस्याएं कितनी इंटेंसिटी या स्तर पर आर्थिक संकट के चलते के कारण उभरी हैं। मान लो ये इस मामले पर कोई शोधार्थी शोध करना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन शोध करना चाहता है। मान लो ये किसी ने अपनी पीएचडी के थीसिस ही कोई टॉपिक ही यही ले लिया है, इस पर वो अपना काम करना चाहता है। तो डियर फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी जो कि एक साइंस की तरह देखा जाता है, और इसमें सिर्फ बातों से बात नहीं बनती बल्कि उसको प्रूव भी करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी रिसर्चर है उसको डेटा चाहिए, डेटा कलेक्शन चाहिए। अब डेटा चाहिए, लेकिन वो डेटा कलेक्शन की कौन सी तकनीक यूज करे?
भाई आप कैसे जाएंगे और किसी से कोई आपको कैसे भी सवाल का जवाब तो नहीं दे देगा, या आप ऐसे भी ऊट पटांग ढंग से कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे तो वो आपकी जो टॉपिक है जिस पर आप शोध कर रहे हैं क्या उससे वो डेटा मैच करता है क्या? उसे यदि मैच नहीं करता है तो उसको आप कैसे यूज कर पाइएगा? तो ये सब दिक्कत होती है। तो डेटा कलेक्शन हमें कैसे करना है, उसके हमें टूल टेक्निक्स कैसे रखनी है, उन सब के बारे में हमें ठीक तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम ठीक तरीके से अपना शोध कर पाएंगे, सही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर विधि चाहिए। उसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल से जो प्रारंभिक जो संदर्भ है या प्रस्तावना है उसे आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे कि हम डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं टेक्निक पर या प्रविधि पर। टेक्निक पर या प्रविधि पर, इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं मोजर के अनुसार। मोजर एक समाजशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि प्रविधि यानी टेक्निक एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य या सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। अभी डायरेक्ट पीटी में भी पूछा जा सकता है कि मोजर प्रविधि को क्या कहते हैं। तो प्रविधि एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान्य सुव्यवस्थित तरीका है, यानी जो मेथड है, आप कोई मेथड यूज करोगे तो जो मान्य हो, आप ऐसा कोई अल्लू जुल्लू मेथड तो यूज नहीं कर लोगे। मान लो आपकी पीएचडी थीसिस है, आपका प्रोफेसर उस थीसिस को जो उसको डेटा को एकदम तुरंत ऐसे काट देता है, उसको स्वीकार ही नहीं करता कि भैया आपने जो डेटा कलेक्ट किया है इसके लिए आपने टेक्निक कौन सी यूज करी, वो आपसे टेक्निक पर बात करेगा। समाजशास्त्र कोई इतना मजाक का सब्जेक्ट नहीं जिसे लोग ऐसे ले लेते हैं, वरना बीए की कॉपी में लोग लिखते हैं 10-10 प्रकार की आत्महत्या होती है। तो आपको जब बाकायदा जस्टिफाई करना पड़ता है इन द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इन रूल रेगुलेशन के साथ। तो ये चीज़ है। अब हम लोग इसकी विशेषताओं पर आते हैं। विशेषता पहली क्या है? प्रविधि यानी टेक्निक विश्वसनीय तथ्यों एवं सूचनाओं या आंकड़ों के संग्रहण का तरीका है। आप जो भी तकनीक यूज करेंगे, आप कौन सी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनियर यूज कर रहे हैं, जो है साक्षात्कार का पद्धति यूज कर रहे हैं, कैसे डेटा जो है एकत्रित कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या सैंपलिंग ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपने डेटा इकट्ठा किया। तो प्रविधि यानी टेक्निक विश्वसनीय तथ्यों में सूचनाओं या आंकड़ों के संग्रहण का एक तरीका है। फिर कहा गया सभी विज्ञानों हेतु एक प्रविधि नहीं होती, यानी कि सभी सामाजिक विज्ञानों या सभी, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे नेचुरल साइंसेज हो और चाहे अन्य, उनमें एक ही कोई जो है टेक्निक सदैव यूज नहीं होती, एक ही टेक्निक यूज नहीं होगी। प्रविधि भी समय समय पर बदलती रहती है, टेक्निक भी समय समय पर बदलती रहती है। चाहे सोशल साइंसेज ही क्यों ना हो, उनमें टेक्निक बदलती रहती है समय समय पर। अब जैसे एक समय था, आजकल क्या है, आजकल सब कुछ जो टेक्निक अपनाई जाती है डेटा कलेक्शन की, वो ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा की है। एक टाइम पर जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता था। आज कहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है? कहा जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये डेटा किसके पास है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम लोग कहाँ जाते हैं? मॉल, फिल्म देखने, कहीं भी हम जाते हैं, वो लोग हमारा नाम ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और हमारे जो है चॉइसेस को जान लेते हैं, उसके अनुसार प्रोडक्शन करते हैं। अब वो डेटा वो बेचते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आता है, तमाम कंपनियों के मैसेज आते रहते हैं कि इस पर इतना डिस्काउंट, उस पर उतना डिस्काउंट। ये हम पर कहाँ आता है? कभी कभी तो हम उस जो है मॉल में या उस पर्टिकुलर कंपनी में जाते भी नहीं हैं। अलग अलग कॉलेजेस से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे स्कूल में बीटेक का यह फीस है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ जो शुरू होता है, ये सब क्या है? ये डेटा का वर्ल्ड है। तो ये डेटा कलेक्शन वो अलग अलग तरीके से करने की आजकल शैली स्टार्ट हुई है, जिसमें ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज को ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विधियों के बारे में, यानी टेक्निक के बारे में। तो पहली टेक्निक है क्वेश्चनियर, प्रश्नावली। क्वेश्चनियर, प्रश्नावली के माध्यम से कोई भी शोधार्थी, अनुसंधानकर्ता जो है प्रश्न पूछता है
वो समूह में भी जाता है, वो व्यक्ति के साथ मतलब पर्सन टू पर्सन भी पूछ सकता है। फिर निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये भी एक टेक्निक है डेटा कलेक्शन की, कि आप किसी चीज़ को, किसी घटना को, किसी मामले में आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जैसे मान लो आपने एक किसी जो है मेथड से आपने आंकड़ा इकट्ठा किया, तो ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि इसे आप रीचेक भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं। फिर निदर्शन, इनको ऑर्डर में रखने कोई आवश्यकता नहीं। निदर्शन यानी सैंपलिंग, सैंपल लेना। सैंपलिंग क्या होती है मैंने पहले बताया। सैंपलिंग है कि समग्र का छोटा भाग जिससे समग्र की व्याख्या की जा सके। जैसे एक पतीले चावल में आप 5 चावल उठाते हैं और देखते हैं कि पक गए हैं, तो आप मान लेते हैं कि पूरे चावल पक गए हैं, तो यह है सैंपलिंग। सैंपलिंग की बहुत विस्तृत व्याख्या है, इस पर डिटेल में लेक्चर बनाएंगे और फिर करेंगे। मान लो आपने सैंपलिंग से डेटा इकट्ठा किया, तो उस डेटा को उसकी आप पुष्टि करते हैं। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि आजकल के युवा क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार का रोजगार चाहते हैं, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, किस प्रकार के मुद्दों को वो सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। तो आपने मान लो यूनिवर्सिटीज़ के सामने जाकर बच्चों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से पूछा, एमफिल के, पीएचडी के, बीए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि इत्यादि, तो आपको वहाँ मिलेगा। फिर है साक्षात्कार। साक्षात्कार की बहुत सी पद्धतियाँ होती हैं। साक्षात्कार की पहली पद्धति है जहाँ पर आप, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डायरेक्ट एक दूसरे से मिलकर एक तरीके से जानना, इंटरव्यू यानी आपके अंदर के व्यू को पकड़ना, समझना। तो इसके माध्यम से, जैसे मान लो कि अब एक कोई जो है मतलब जो इंटरव्यूज़ होते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, हायर एजुकेशन के, वहाँ पर आपसे सांप्रदायिकता के बारे में पूछ लिया, सामाजिक समस्याओं के बारे में पूछ लिया, आपके व्यूज़ को जानने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ वो देखते हैं। फिर दूसरा ये है कि कई बार आप देखते होंगे कि मॉल से बाहर निकलते हैं लोग पूछते हैं, मूवी देख कर बाहर निकलते हैं लोग आपसे पूछते हैं, आपसे रिव्यू जानते हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं उसके बारे में। फिर वो अपना बताते हैं कि क्या लोग कर रहे हैं। फिर अनुसूची है, शेड्यूल, ये भी जो है डेटा कलेक्शन की एक जो है मैकेनिज़्म है, जिसके माध्यम से प्रश्नावली या क्वेश्चन पूछकर लोग सही तरीके से वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जो 6वीं और 7वीं पद्धति, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें बेसिकली 7वीं पद्धति पर बहुत सवाल पूछा जाता है। 6वीं मनोवैज्ञानिक पैमाना, इसमें क्या कहा गया, सामाजिक शोध में सामाजिक परिस्थिति और घटनाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्ति जानना आवश्यक होता है। मनोवृत्ति अमूर्त होती है और इसे जानना कठिन है। भाई मनोवैज्ञानिक पैमाना, जैसे मान लो एक फिल्म देखकर लोग निकले या किसी विषय विशेष पर किसी की राय है, तो अलग अलग जो वर्ग है, दर्शक वर्ग है, अलग अलग समाज का वर्ग है, अलग अलग हो सकती है। एक फिल्म मान लो किसी को, कोई हीरो उसका फेवरेट है, उसकी बहुत पसंदीदा है, और दूसरा एक कहेगा इतनी बढ़िया है कि मैं इसे 5 बार और देखूंगा, और दूसरा कहेगा इसी घटिया फिल्म है कि मन करता है कि अब कभी सिनेमा के घर के सामने ही ना जाएं, मतलब मन ही हट गया है पूरे तरीके से, मैं विक्षिप्त हो चुका हूँ, इतनी बेकार फिल्म थी। ठीक है, तो मनोवृत्ति एक अमूर्त घटना है, और जो है मनोवृत्ति बदलती भी रहती है। पता लगा एक फिल्म में वही एक्टर मान लो किसी पसंद आया कि बहुत बुरा है, अब लेकिन हो सकता है भविष्य में वो एक्टर उसका फेवरेट हो जाए, तो मनोवृत्ति जो है बदलती भी रहती है, तो इसे जानना बहुत ही कठिन होता है। फिर अगला पैमाना है जो सबसे फेवरेट पैमाना है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक पैमाना भी है, समाज मिति का, सोशियोमेट्री कहते हैं इंग्लिश में से। ये कंसेप्ट दिया मोरेनो का। डायरेक्ट प्रश्न मेरे फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि समाज मिति के पैमाने की बात किसने करी, सोशियोमेट्री की बात किसने करी, तो जवाब होता है मोरेनो। ये क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा संस्थात्मक समूह के व्यवहार को जाना जाता है। यानी संस्थात्मक समूह के व्यवहार को जानने का क्या आशय है कि यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन ग्रुप हैं, इनके व्यवहार को जानने की कोशिश की जाती है। जैसे इनमें अनौपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अब जैसे मान लो ये कहा जाए कि नई शिक्षा नीति पर जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं,
इंटर कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इनकी क्या राय है? वो कैसे इसको अपने व्यवस्था में शामिल कर पाएंगे? क्या सही दिशा में जो है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछकर राय ली गई कि इस नई जो एजुकेशन पॉलिसी को लोग आत्मसात करेंगे, या जैसे न्यू हेल्थ पॉलिसी है, क्या उसे लोग ठीक तरीके से जो डॉक्टरों का वर्ग है अपने आप में रीइंस्टेट कर पाएगा? चूँकि नई नीति के साथ नए इंस्ट्रूमेंट, नई शिक्षा, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से अनौपचारिक संस्थान होते हैं, जैसे विवाह की पद्धति में बदलाव है, प्रेम विवाह आपको देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे अन्य तमाम प्रकार के जो है लिव इन रिलेशनशिप में लोग रखते हैं, परंपरागत विवाह भी करते हैं, है ना। और एक विवाह का स्वरूप भी जो सबसे ज़्यादा मान्य है, जिसमें उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की वाला कंसेप्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना गया था, उस तरीके की भी चीज़ें चलती रहें। तो जो विवाह हो गया, परिवार हो गया, नातेदारी हो गए, स्वजन समूह हो गए, सामाजिक संगठन हो गए, इनकी राय क्या है? संस्था का समूह के व्यवहार को मापा जाता है। अब जैसे कोविड के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं इसने जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता को और बढ़ाया भी है। तो ये सब किस तरह से जाने जाएगा? सामाजिक व्यवहार, सामाजिक समूह के व्यवहार को जानने की कोशिश इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा की जा सकती है। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने जो डेटा कलेक्शन की जो मैकेनिज़्म है उसको ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये आपसे आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके के लेक्चर्स और ज़्यादा से ज़्यादा हम बना रहे हैं। हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप हम पर विश्वास करके देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।